अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो है रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। कुछ रिएक्शंस रह गए थे तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन है नेक्स्ट जो है हमारा। अच्छा, डिहाइड्रेशन क्या कहते हैं हम लोग के रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसमें से अगर वाटर की रिमूवल हो रही है तो उसे हम कहते हैं कि दैट इज़ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो अब क्या है यहाँ पर बताया हुआ है सारा का सारा, मतलब ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ना मैं आपको सिंपली बताती हूँ। यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ना मॉलिश टेस्ट बताया हुआ है। तो सारा का सारा जो डिहाइड्रेशन में जो चीज़ बताई हुई है वो है मॉलिश टेस्ट की। तो जो हमारा ये वाला टॉपिक है ना रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर ना इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट वगैरह बताए हुए हैं और वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिकल और वाइवा के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी वैसे कोई इनकी इतनी थ्योरी में इंपॉर्टेंस होती नहीं है। तो मॉलिश टेस्ट को मैं थोड़ा बताती चलूँ तो जो सब यहाँ लिखा है वही मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में क्या होता है मॉलिश टेस्ट जो है ना, इसको सबसे पहले हम करते क्यों हैं, ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी सैंपल के अंदर मॉलिश टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब होता ये है कि हम क्या करते हैं, जो है सबसे पहले तो हम अपना रिएजेंट तैयार करते हैं। तो रिएजेंट जो बनता है ना वो बनता है सब रिएजेंट के अंदर हम लोग अल्फ़ा नेप्थोल डालते हैं। ठीक है, तो फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं पहले अल्फ़ा नेप्थोल होता है वो डालते हैं और उसके साथ साथ हम लोग उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ठीक है, तो हम उसमें से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, अल्फ़ा नेप्थोल और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे कंसनट्रेटेड, तो ये रिएजेंट तैयार हो जाएगा मॉलिश टेस्ट का। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपना सैंपल। अगर सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसके अंदर जो है एक पूरा जो हमारे पास एक मिक्सचर बन गया है ना सैंपल डालने के बाद और रिएजेंट डालने के बाद, उसके बीच में ना एक पर्पल वाइटिश कलर की ना रिंग अपीयर हो जाएगी। तो वही सब इन्होंने बताया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मोनोसेक्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी तो तीन डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो जो है ना जो हेक्सोजेस होंगी वो हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल देंगे। ठीक है, अच्छा अब मतलब ये है कि हम इसके रिजल्ट में जो चीज़ बनती है उसे हम फर्फ्यूरल कहते हैं। तो मॉलिश टेस्ट में हमें फर्फ्यूरल मिलते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। ठीक है, जबकि पेंटोजेस जो होती हैं वो देती हैं फर्फ्यूरल और जो हेक्सोजेस होती हैं वो हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल देती हैं। ठीक है, तो फर्फ्यूरल मतलब उन कंपाउंड को कहते हैं हम लोग जो बन जाते हैं और जो है हेक्सोजेस के अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप एक एडिशनल अटैच होता है तो इसलिए फिर वो हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल देते हैं। और फिर बताया हुआ है कि जो ये फर्फ्यूरल होते हैं जब हम इनको फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ करते हैं जैसे अल्फा नेप्थोल वगैरह, तो ये कलर्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, यानी कि एक पर्पल वाइट स्ट्रिंग जो है ना वो अपीयर हो जाती है और इसे हम कहते हैं, मतलब यही सब कुछ जो है केमिकल बेसिस है मॉलिश टेस्ट का, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि ओलिगो और पॉलीसेक्राइड के केस के अंदर क्या होगा कि भाई ओलिगो और पॉलीसेक्राइड जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, तो ये पहले हाइड्रोलाइज होंगे सिंपल कंपाउंड्स में मोनोसेक्राइड में और फिर उसके बाद जो है इनके अंदर फर्दर डिहाइड्रेशन वगैरह का प्रोसेस होगा। तो सिंपली ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, फिर उसमें फर्दर हम लोग मॉलिश टेस्ट वगैरह करते हैं परफॉर्म, तो यही सब कुछ। फिर है बाइल्स टेस्ट है। बाइल्स टेस्ट के अंदर भी बताया हुआ है कि मतलब सब ये रट्टे वाली चीज़ें हैं, इतनी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसमें ये होता है कि पेंटोजेस जो होती हैं उनको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है ना रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हमें जो है फर्फ्यूरल्स मिलते हैं, फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स, और इसके अलावा जब हम उनको ग्रीन कलर्ड कंपाउंड जिसको हम ऑर्सिनोल कहते हैं उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ऑर्सिनोल के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस मिलती हैं। ठीक है, तो बाइल्स टेस्ट के अंदर ये होता है कि पहले हम लोग पेंटोजेस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें फर्फ्यूरल मिलेंगे और फिर उसके बाद जब हम उनको रिएक्ट करवाएंगे ऑर्सिनोल के साथ तो हमें ग्रीन कलर के कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। ठीक है, अब ये होता है कि अगर बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशंस हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस जिनके अंदर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पर्टिकुलर हैं उनके जो है ना बढ़ गई है तादाद वगैरह, ठीक है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है, तो उस केसेस के अंदर वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सर्टेन टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ना यूरिन के अंदर मतलब टेस्ट करना है हमें कि कोई कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम सबसे पहले करेंगे मॉलिश टेस्ट, तो हम पता रहेगा हाँ कोई कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट है तो किस टाइप का है, तो उसके लिए फिर हमारे फर्दर टेस्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर जाइलोज है, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है इसेंशियल पेंटोज यूरिया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर यूरोनिक एसिड पाथवे होता है, वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि जाइलिटोल कन्वर्ट होता है जाइलोज के अंदर, ठीक है। अगर कोई जो है इस तरीके का एंजाइम डेफिशिएंसी वगैरह है जिसकी वजह से जाइलोज जो है वो जाइलिटोल में कन्वर्ट होता है, तो जाइलोज अगर जाइलिटोल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो जाइलोज एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। और जाइलोज एक्यूमुलेट होगा तो यूरिन में एक्सक्रिएट होगा, तो वो हम लोग पता लगाएंगे बाइल्स टेस्ट की मदद से, ठीक है। फिर म्यूसिक एसिड टेस्ट है, तो फिर वही कि गैलेक्टोज जो है उसको जब हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनसॉल्युबल म्यूसिक एसिड क्रिस्टल्स बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो कंडीशन जिसमें गैलेक्टोज बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और यूरिन में एक्सक्रीट होगा, तो वो कंडीशन होती है, उसे हम कहते हैं कि गैलेक्टोसीमिया, ठीक है। तो गैलेक्टोसीमिया के अंदर हम लोग ये वाला टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेंगे, तो बस रट्टे वाली चीज़ें। फिर ओसाजोन फॉर्मेशन। अब ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले ओसाजोन क्या होता है? ओसाजोन ना कंपाउंड्स होते हैं, यानी जब हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं ना, उनको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। तो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करवाने के बाद ये देखें आप, ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसे हमने फिनाइल हाइड्रोजीन ये कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये होगा कि ये जो है ना, ये फर्स्ट जो कार्बन्स होते हैं ना, कार्बन 1 कार्बन 2, उनके अंदर ना फिनाइल हाइड्रोजन पोजीशन लेता जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखें आपके पहले एक फिनाइल हाइड्रोजन ऐड हुआ तो कार्बन नंबर 1 पे फिनाइल हाइड्रोजन आ गया, फिर दूसरा फिनाइल हाइड्रोजन ऐड हुआ तो कार्बन नंबर 2 पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं ये होता है ओसाजोन। तो दीज आर केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। और ये फिनाइल हाइड्रोजन जो है, जब हम लोग एसिटिक एसिड के साथ इसको रिड्यूसिंग शुगर जो है उसके साथ बॉयल करते हैं तो हमें ओसाजोन्स मिलते हैं, ठीक है। और ओसाजोन और कुछ नहीं है, बस फिनाइल हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेगा C1 और C2 के ऊपर रिड्यूसिंग शुगर के अंदर ग्रुप्स को, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं कि वो है ओसाजोन। तो जिन बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होगी वो इन सबको आराम से समझ लेंगे, ठीक है। तो वही सब कुछ लिखा हुआ है, देखें फिनाइल हाइड्रोजन को एसिटिक एसिड के साथ जब हम लोग बॉयल करेंगे रिड्यूसिंग शुगर के अंदर तो हमें ओसाजोन्स मिलेंगे, ठीक है। अब बता रहे C1 और C2 जो है ना, वो इसके अंदर ओसाजोन्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और वो शुगर्स जो कि C1 और C2 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस रखती हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज C1 के ऊपर इनके जो हैं फंक्शनल ग्रुप्स चेंज होते हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोन। तो इनके अंदर हमें C1 और C2 के ऊपर वो शुगर्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी ना, तो वो वाली शुगर्स होंगी ना, वो सेम हमें ओसाजोन्स देंगी, ठीक है। वो मतलब सेम ओसाजोन वाले कंपाउंड्स देंगे हमें। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखें फर्स्ट 2 कार्बन्स के ऊपर आकर फिनाइल हाइड्रोजन लग जाएगा, तो फर्स्ट 2 कार्बन के ऊपर चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, वो तो कोई भी शुगर होगी उसका रिमूव होगा ही होगा, और उसकी जगह पे आकर फिनाइल हाइड्रोजन लगेगा ही लगेगा। तो अगर मैं फ्रक्टोज रखती हूँ, मैं ग्लूकोज रखती हूँ, तो दोनों के अंदर फिनाइल हाइड्रोजन आके लग जाएगा, तो मुझे क्या पता लगेगा कि यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, क्या रिमूव हुआ। अल्टीमेटली जो कंपाउंड रिजल्टिंग मिलेगा वो हमें सेम मिलेगा, ठीक है। तो C1 और C2 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जो इन कन्फिग्रेशन में डिफर करते हैं, उनके सेम टाइप के ओसाजोन होते हैं, ठीक है। और जब हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इनके पर्टिकुलर शेप्स मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज होते हैं ना, इनके हमें ओसाजोन जो मिलते हैं जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो नीडल टाइप होंगे, ठीक है, सुई के जैसे होंगे। और रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स जो होती है ना, वो भी ओसाजोन वगैरह देती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ओसाजोन टेस्ट होता ही रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए है। अगर हम पता लगाने की शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है तो हम ओसाजोन जो है टेस्ट करेंगे। अब क्या होगा कि जो माल्टोज होती है उसका बताया हुआ है कि सनफ्लावर शेप जो है उसके ओसाजोन होंगे, और लेक्टोज के पाउडर पफ शेप्ड, तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं, ठीक है। फिर एक और है, वो देख लेते हैं हम लोग ईस्टर्स का। तो ईस्टर्स जो है ना, ईस्टर्स, अब सबसे पहले ईस्टर कंपाउंड्स होते क्या हैं ये मैं आपको बताऊं। देखें सिंपली ये होता है कि ये होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड और OH, ठीक है। जब ये OH रिमूव होगा और यहाँ पर आकर कोई और ग्रुप लगेगा, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है, या उसके अलावा यहाँ पर ना अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा जो है ना हेलोजेंस वगैरह भी लग सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ईस्टर, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसके अलावा R ग्रुप कोई भी दूसरा ग्रुप आकर लग जाएगा। फिर कहूँगी कि ये हमारी जो है FSC की केमिस्ट्री लेवल है, बेसिक केमिस्ट्री सारी हमारी, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड में हमारे अल्कोहलिक ग्रुप बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो अगर नॉन एंजाइमेटिक या एंजाइमेटिक रिएक्शन के जरिए ईस्ट्रीफाइड हो जाएं तो वो रिएक्शंस ईस्टर्स बनाते हैं। अब ईस्ट्रीफिकेशन क्या है? नॉर्मली हमारी बॉडी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होती है ना, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की भी। तो ग्लूकोज के अंदर जो OH ग्रुप होता है ना, वो मतलब OH ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन रिमूव होगा बाय फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड में से फॉस्फेट ग्रुप जाके हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तकरीबन
हम मेटाबॉलिज्म के ना पढ़ते हैं, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन खैर अब आप देख लें ये बेसिक केमिस्ट्री है। और ये जो रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड है ना, इनके अंदर वही बच्चे जो है समझ सकते हैं इसको अच्छा जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। बाकी अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे फर्स्ट ईयर MBBS के हिसाब से तो मतलब ये है कि रट्टे वाली चीज़ है ना, इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मुझे भी इसको पढ़ाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वही है कि बस बेसिक रीडिंग है इसकी, और उसके अलावा मतलब जितना भी आप इसको समझने की कोशिश करो तो ये होता है कि जहन से निकल ही जाता है। मेरे भी कभी कभी बातें अल्फाज यहाँ वहाँ हो जाते हैं, लेकिन खैर बस ठीक ही है।